अस्सलाम वालेकुम। गोट टीम में सब भाइयों का स्वागत है। तो आज आए हैं श्री गंगानगर से 200 किलोमीटर आगे भादरा के अंदर रामगढ़ गांव के अंदर अपने डॉक्टर शंकर लाल जी के यहाँ उनके फार्म पे। माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत जानकारी रखते हैं बकरी पालन गोट फार्मिंग के अंदर। और आज इनसे मिलके हमें बहुत खुशी मिली। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें भाई, आपको बहुत कुछ डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शंकर लाल जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार और आप सबके साथियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शंकर लाल खीचड़ है और मेरी ये लोकेशन, मेरा गांव रामगढ़, तहसील नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, राजस्थान स्टेट से हूँ। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी पशुपालन और पीएचडी पशुपालन हूँ। और साथ ही साथ में मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक के पद पे मैं हूँ जी। और साथ ही साथ में मैं एक सहायक प्राध्यापक बाद में हूँ। मैं उसके पहले मैं एक बकरी पालक, मैं एक किसान और एक पशुपालक भी हूँ जी। सर जी, आप इतना एजुकेटेड होते हुए भी गोट फार्मिंग में आ गए जी, इसके इसके पीछे का क्या थोड़ा सा बताएं आप अपने बारे में कि इसमें कैसे है? इतना बड़ी पोस्ट पे आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं, प्राध्यापक की पोस्ट पे, उसके बाद आपने गोट फार्मिंग की चुना, ऐसा क्यों? मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो प्रोफेशन है वो पशुपालन है। मैं पशुपालन विषय में मास्टर और पीएचडी डिग्री मैंने की है। और साथ ही साथ में सहायक प्राध्यापक कॉलेज के अंदर मैं इसी पशुपालन विषय के अंदर ही हूँ। हम लोग किसानों को ट्रेनिंग करवाते हैं, हम लोग किसानों को तैयार करते हैं कि आप बकरी पालन कर सकते हैं, पिग फार्मिंग कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। पर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हम क्यों नहीं कर सकते, खुद क्यों नहीं कर सकते? जब हम किसानों को ट्रेंड कर सकते हैं, जब एक पशुपालक को या एक यूं कहें कि अनपढ़ किसान को हम बकरी पालन की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो जब हम खुद क्यों नहीं कर सकते? जब इतना खुद कर सकते हैं तो खुद को भी करना चाहिए। तो इस वजह से आपका ये कदम, इसी वजह से मैंने ये सेटअप शुरू किया। और जब मेरी पोस्टिंग कृषि विज्ञान के अंदर जैसलमेर के अंदर पशुपालन विषय के अंदर मैं प्रोफेसर था वहाँ पे उस समय, तो वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी ऐसे फार्मर्स थे जो गोट फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस काम कर रहे थे। सालाना 50 से 60 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे थे। उन पशुपालकों को मैंने ट्रेनिंग कराई और मैंने ट्रेनिंग उनसे खुद ने भी की। क्योंकि चाहे अपन कितनी भी पढ़ाई कर लें, चाहे कोई बीटेक, एमटेक, पीएचडी कुछ भी कर ले, जब तक गाय के या बकरी के या भेड़ के साथ में नहीं आ पाता, तब तक सारी चीजें अकेली किताबों से, अकेली पढ़ाई से नहीं सीख। मतलब मैदान जंग में उतरना जरूरी है। उतरना जरूरी है, चाहे अपने पास कितने ही डिग्री या डिप्लोमा या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक। तो वो सब मेरे लिए प्रेरणा का एक स्रोत थे। वो सब मेरे जो अटैच में पशुपालक थे वो प्रेरणा का एक स्रोत थे। और फिर मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर और पशुपालन विषय के अंदर था। तो इस सब चीजों को देखते हुए, और हनुमानगढ़ का ये जो नौहर क्षेत्र है, भादरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र बकरी पालन व्यवसाय के अंदर काफी पीछे है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब का एरिया काफी आगे जा रखा है। तो मेरा ये टारगेट था कि इस क्षेत्र को भी मैं मेरे साथ साथ में आगे बूस्टअप करूं और इसको क्षेत्र को मैं आगे लेकर के जाऊं। तो इसी सोच के साथ में मैंने इस क्षेत्र के अंदर एक नई नस्ल को इंट्रोड्यूस किया। सोजत पाली की जो नस्ल है मैं ये लेकर के आया। और आज के समय में मेरे पास में 70 के करीब टोटल स्ट्रेंथ है। यही सर, मैं इसी से हमारा सवाल शुरू होता है कि हनुमानगढ़ बेल्ट, श्री गंगानगर बेल्ट बीटल और बर्बरे ब्रीड के लिए जानी जाती है, और आपने एक न्यू ब्रीड यहाँ पे उतार दी। कितना चैलेंजेबल रहा और सोजत ब्रीड को लाने का क्या उद्देश्य आपका था? सोजत तो एक बहुत ही शानदार और एक प्रोलिफिक ब्रीड है। प्रोलिफिक का मतलब यानी ट्विंस इसके अंदर काफी रहते हैं। मेरे फार्म पे आने के बाद में आज तक पिछले 1.5 साल में 3 बकरियों ने 2-2 बच्चे भी, सॉरी 2-2 क्या 3-3 बच्चे भी दिए हैं। और जो बड़ी बकरियां हैं, इन्होंने लगभग सभी बकरियों ने डबल बच्चे दिए हैं। अब जो फर्स्ट टाइमर मेरे पास में जो 2 दांत बकरियां जिन्होंने बच्चे दे रखे हैं वो सिंगल हैं। एक बकरी ने, एक फर्स्ट टाइमर फीमेल ने भी डबल बच्चा दिया है। तो इसके अंदर ट्विनिंग रेट है वो ज्यादा है। साथ ही साथ में एक बहुत ही सुंदर नस्ल है। तो जो बकरी पालन के अंदर नए लोग आ रहे हैं, या जो महाराष्ट्र और साउथ साइड के या गुजरात साइड के जो भी साथी हैं, वो सोजत नस्ल की बकरियों को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के अंदर
बीटल का क्रेज ज्यादा है। पर बीटल के साथ में भी आज के टाइम में काफी क्रेज आ गया है कि सोजत बकरी या बीटल बकरा या बीटल बकरी या सोजत बकरे का क्रॉस करवा के, ताकि कलर व्हाइट आ जाए, आंखें व्हाइट आ जाए, कान लंबे आ जाए, सींग बैकवर्ड आ जाए, हाइट अच्छी आ जाए। मतलब गोट फार्मिंग को कॉमर्शियल गोट फार्मिंग कॉमर्शियल करने के पर्पज से इस तरह के तमाम रीजन थे। और जब अपन ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा हट करके काम करेंगे तभी सिस्टम के अंदर अपन सफलता है वो आसानी से पा सकेंगे। तो कितने टाइम पहले आपने शुरू किया ये फार्म? मैंने आज 1.5 साल हो गया मेरे फार्म को स्टार्ट किए हुए। पिछली जुलाई के अंदर मैंने ये फार्म स्टार्ट किया था, 22 जुलाई को। तो उस जुलाई से नेक्स्ट जुलाई और अब दिसंबर आ गया, यानी 1.5 साल के करीब ये टाइम हो चुका है। और इसमें पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे तैयार किया। आज के टाइम पे अपने फार्म पे सोलर लाइट और सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं। तो मेरी पोस्टिंग बीकानेर है या मेरी पोस्टिंग जैसलमेर थी या मैं उदयपुर कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं मेरी फार्म की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमराज की वजह से करता रहता हूँ। तो कोई इश्यू नहीं है। पशुपालन के अंदर जब गाय भैंसों के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज हो सकती है तो बकरी पालन के अंदर भी हो सकती है। और मॉनिटरिंग ही ऐसा एक इनपुट है किसान या पशुपालक के पास में, जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना ही अच्छा बिजनेस चलेगा। जी सर जी, एक ये चीज जानना चाहेंगे कि आपने फार्म की शुरुआत कितने जानवरों से की? स्टार्टिंग में मैं 25 फीमेल लेकर के आया था, जिसमें 10 फीमेल बड़ी थी और 15 छोटी छोटी पट्टे थी 3-3 से 4-4 महीने की, और एक मेरे पास में ब्रीडर था। तो 10 बकरियों ने यहाँ आने के बाद में बच्चा दिया। अभी सेकंड टाइम बच्चा दे रही है। 1-2 बकरियां तो ऐसी है जो थर्ड टाइम भी बच्चा दे चुकी है। और जो छोटी फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट टाइमर थी, उन्होंने अभी बच्चा देने शुरू कर रखा है। अभी आज के दिनांक में लगभग 19 से 20 बच्चे आ गए। और ये 20 बच्चे पिछले 5 से 6 दिन के अंदर के ही सारे के सारे आए हैं। इसमें भी एक किसान को मैं बताना चाहता हूँ, पशुपालकों को बताना चाहता हूँ, खास करके भेड़ बकरी पालकों को, कि एक ऐसा समय अपने को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें अपने साथ में एक साथ क्रॉप आए। क्रॉप का मतलब एक साथ बच्चे है। जैसे किसान के पास में एक साथ गेहूं आती है तो वो मार्केट में कहीं पे भी ले जाकर के सेल कर देता है। तो इसी तरह से 20-30-50 बच्चे पशुपालक के साथ में एक साथ आएंगे तो वो उन बच्चों को कहीं पे भी ले जाके इजीली सेल कर सकता है। बाहर से लोग कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं। और दूसरा सबसे मेन ये है कि आपको मॉनिटरिंग कम समय रखनी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर सारी बकरियां ब्याह जाएगी तो आपको 10 दिन एक्टिव रहना है, बाकी फिर आप पूरे साल आप फ्री माइंड से रह सकते हो। जबकि एक बकरी आज बच्चा दे रही है, दूसरी बकरी 10 दिन बाद बच्चा दे रही है, तो उनका मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। फिर अपने साथ एक साथ के सारे एक सेम उम्र के बच्चे हैं तो उनका फीडिंग, खान पान का, कास्ट्रेशन का, डीवर्मिंग का, वैक्सीनेशन का, सारी चीजें अपन एक साथ में प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से अपन चला सकते हैं। तो इस तरह का जो एक मैनेजमेंट जब किसी फार्म में अच्छा होता है तो बकरी पालन या चाहे कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो अभी जब आपने 25 एनिमल से स्टार्ट किया था, जिसमें से 10 बड़ी फीमेल्स थी, 15 पाठे थी, अभी एट प्रेजेंट आपके फार्म की स्ट्रेंथ क्या है? आज के टाइम में मेरे फार्म पे 74, अभी जस्ट बकरी ने बच्चा दिया है, 2 बच्चे लेकर के आई है, तो अभी 74% टाइम की स्ट्रेंथ है। और भगवान की दया से शाम तक 2 या 3 बकरियां और बच्चे देने वाली है। हाँ चलो अच्छा है, बहुत आज अच्छे। सुबह से 3 बकरियों ने बच्चे दे दिए। ठीक हुआ। तो मतलब इस समय आप फुल एक्टिव हैं इस फार्म के अंदर, आप इस समय पूरा ध्यान देना पड़ रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सभी पशुपालकों से कहना चाहूंगा या भेड़ बकरी पालकों से कहना चाहूंगा कि बकरी और भेड़ पालन व्यवसाय एक ऐसा है जिसमें अपन जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही अपन सक्सेसफुल होंगे। आज मैंने जींस पहन रखी है, सुबह मैं कच्छे के अंदर भी था, हाफ पैंट के अंदर भी था, मैं एक एसी के अंदर और प्रोफेशनल गाड़ियों के अंदर विजिट करने वाला भी इंसान हूँ और बकरियों के साथ में रहने वाला भी इंसान हूँ। तो जब अपन डाउन टू अर्थ रहते हैं और नीचे और ऊपर की सब तरह की अपने को इन्फॉर्मेशन रहती है, मार्केटिंग भी सबसे बड़ा इश्यू है, वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जो अनपढ़ पशुपालक हैं, जो कम पढ़े लिखे पशुपालक हैं, उनके साथ में मार्केटिंग का भी एक बड़ा इश्यू रहता है। तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप जैसे साथी जो यूट्यूब से पशुपालकों के साथ में, किसानों के साथ में जुड़े हुए हैं या खरीदारों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के साथ में जो एक छोटा पशुपालक है वो जुड़ेगा तो उससे भी उनको भी फायदा है और जो खरीदने वाले हैं उनका भी फायदा है कि आप एक यूं कह सकते हैं अपन कि दोनों को मिलाने वाले एक साथी हो जो खरीदार और बेचने वाले को दोनों को अटैच करवाता है। चैन सिस्टम से काम चलेगा। एक चैनिंग सिस्टम जब इस व्यवसाय के अंदर आएगी तब ये सिस्टम है वो और अच्छे से चलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ और गंगानगर या पंजाब का जो बेल्ट है वहां पे प्रोफेशनल तरीके से बकरी पालन का काम है वो किया जा रहा है।
किया जा रहा है। जबकि हिसार और हनुमानगढ़ के जो बीच का ये क्षेत्र है, नौहर, बादरा, रावसर, कुछ हरियाणा का ये बेल्ट है, ये अभी तक प्रोफेशनल उस तरीके से इस बिजनेस के अंदर नहीं है। हालांकि यहाँ पे ट्रेडिशनल खूब लोग हैं, गांव में 10-20 ऐसे बकरी पालक या भेड़ पालक हैं जो खेतों में लेकर के जाते हैं, खुली चराई पे विश्वास करते हैं और करें, जबकि उसमें इतना ज्यादा मुनाफा नहीं है। एक पर्टिकुलर ब्रीड पे काम करके ब्रीड पे वो फोकस नहीं करते। और स्टॉल फीडिंग पे यदि अपन किसी भी ब्रीड के अंदर काम करते हैं तो सबसे शानदार मुनाफा और सबसे शानदार रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो सर जी, जैसे आपने प्रॉपर ये स्टॉल फीड पे रखा हुआ है, किसी तरह की ग्रेजिंग नहीं करवाते? बिल्कुल, आप सामने चारों साइड में आप साथियों को, दर्शकों को कैमरे से दिखा सकते हैं। ये मेरा खुद का खेत है। चारों साइड में गेहूं और सरसों की बुआई है। ये केवल 50/80 का मेरा प्लॉट है। इसमें मैंने अलग अलग पार्टीशन करके मेल का अलग, फीमेल का अलग, किड्स का अलग, और जो बकरियां ब्याह रखी हैं उनके लिए अलग, और साथ ही साथ में 30 से 40 मुर्गे भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो मुर्गों से भी एक छोटी इनकम मेरे को मिल जाती है, सालाना 30 से 40 हजार रुपए आ जाता है। तो उससे भी एक फार्म अपने आप में रोटेशन में चलता रहता है। उसके साथ ही साथ में जैसे आप देख सकते हैं 4 से 5 बीटल बकरियां भी, बड़े छोटे और बड़ी बकरियां रखी हैं। साथ ही साथ में 4 दुम्बा मैंने यहाँ पे रखे हैं, 2 मेल और 2 फीमेल यहाँ पे रखे हैं। दोनों फीमेल अभी प्रेग्नेंट हैं और दोनों मेल अभी ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं। तो ये भी मैंने रखे हैं ताकि एक मिक्सअप सिस्टम किसान इस तरह से चला सकता है। और हमारा अगला टारगेट ये है कि जब हमारा ये नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 100 की स्ट्रेंथ आ जाए, हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाए, उसके बाद में ऐसे छोटे पशुपालक, छोटे बकरी पालक जो नया काम करना चाह रहे हैं, उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेटअप की व्यवस्था भी उन लोगों के लिए हम करेंगे कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन के अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन पशुपालक किस तरह से करके अच्छा मुनाफा है वो खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ है वो ले सकता है। तो आगे हमारा भविष्य का टारगेट ये है कि हम ट्रेनिंग सेटअप भी यहाँ पे शुरू करेंगे। जिस तरह की ट्रेनिंग्स हम बड़े बड़े केंद्रों के अंदर किसानों को 5 से 10 हजार रुपए में किसानों को, पशुपालकों को करनी पड़ती है, वो हम मिनिमम चार्जेस के अंदर यहाँ पे सुविधा देने की कोशिश है वो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर करने वाले हैं। जी सर, एक तो ये तो बात रही सर गोट फार्मिंग से रिलेटेड। अब इनके फीड के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि अपना इस एरिया के अंदर आप इनका फीड क्या रखते हैं सुबह से शाम तक का? फीड चाहे कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन के अंदर फीडिंग का है वो सबसे मेन रोल रहता है। जी। तो भेड़ और बकरियों में जनरली गवार का जो चारा है या मूंगफली का चारा है या चने का, मूंग का, मोठ का चारा अपन खिला सकते हैं। पंजाब में हमने काफी साथियों के यहाँ साइलेज पे भी बकरी पालन देखा है, साइलेज पे भी अच्छा रिजल्ट है। और आज के टाइम में जैसे गवार का चारा काफी महंगा हो गया, तो मैंने ऐसे भी पशुपालक देखे हैं जो गेहूं के चारे से, जो चारा गाय और भैंसों को खिलाते हैं, उस चारे से भी बकरी पालन है वो कर रहे हैं। गंगानगर साइड में ऐसे काफी किसान हैं। तो बकरियों के लिए सबसे जो बकरियों का फेवरेट चारा है वो ग्वारटी जिसे बोलते हैं, ग्वार का चारा, वो फेवरेट है। आप ग्वार का चारा पूरे साल भर बकरियों को खिला सकते हैं। पर सर्दी के अंदर बकरियों को ग्वार के चारे के साथ में चने का चारा मिक्सअप करके खिलाएंगे, और गर्मी सर्दी के समय में अपन मूंगफली का चारा मिक्स करके खिलाएंगे, गर्मी में चने का चारा मिक्स करके खिलाएंगे, तो उसके रिजल्ट अपने को थोड़े बेटर मिलते हैं। साथ ही साथ में दाने की यदि अपन बात करते हैं तो दाना एक बकरी को ऑन एन एवरेज 200 ग्राम दाना यदि मिल जाता है जी, तो बकरी अपने आप को अच्छी तरीके से सस्टेन करके रखती है, गर्मी और सर्दी से अपने आप को तैयार करके रखती है। इतनी उसके शरीर के अंदर एनर्जी रहती है 200 ग्राम दाने से कि वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव हो सकती है। और सबसे मेन बकरी को दाना 2 टाइम चाहिए होता है जी। एक तो ब्रीडिंग सीजन से जस्ट पहले जी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन से 15 से 20 दिन पहले पशुपालक या बकरी पालक उसको दाना खिलाएगा तो उससे डबल बच्चे पैदा होंगे। पशुपालक ये सोचता है कि बकरी को ब्याने से पहले दाना खिलाएंगे तो डबल बच्चे होंगे, नहीं, ज्ञापन होने से पहले 15 दिन पहले दाना शुरू कर दिया जाएगा तो शरीर के अंदर एनर्जी बनेगी, हार्मोन एक्टिव होंगे तो ओवेरी से 2 अंडे रिलीज होंगे, और 2 अंडे का मतलब है कि आने वाले टाइम में 2 बच्चे पैदा होना या 3 बच्चे पैदा होना। तो ब्रीडिंग सीजन से पहले बकरी को लगभग 200 ग्राम दाना खिलाना चाहिए, और बकरी के ज्ञापन होने के बाद यानी बच्चा देने से 1 महीना पहले दाना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें 200 ग्राम दाना बकरी पालक खिलाता है तो सफिशिएंट है। काफ़ी ऐसे साथी मैंने देखे हैं कि आधा किलो 1-1 किलो दाना खिलाते हैं। उतना दाना
यदि एक ब्रीडिंग सेटअप आप करते हैं तो उसमें नुकसानदायक होता है, क्योंकि हैवी डोज होने की वजह से ओवर फैटी बकरियां हो जाती है, और ओवर फैटी होने के बाद में बकरियों की ब्रीडिंग इफिशियंसी है वो डाउन हो जाती है, मतलब बांझपन आने लग जाता है। तो यदि आप मीट पर्पज से काम करते हैं तो आप आधा किलो 1 किलो दाना खिलाइए, पर ब्रीडिंग पर्पज से काम करते हैं तो 200, 250 या 300 ग्राम दाना आपको मैक्सिमम खिलाना है। दाना आपको 2 से 3 तरह का मिक्स करके खिलाना चाहिए, सिंगल दाना कभी भी नहीं होना चाहिए। उसमें आप सर्दी के समय बाजरा ले सकते हैं, बाजरे के साथ में आप मक्का ले सकते हैं, और एक चीज़ आप जिसमें ऑयल हो, या तो आप सरसों की खल या तो आप बिनोला की खल, वो भी नहीं है तो आप सरसों का या बिनोले का भी तेल है तो उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि शरीर को जो फैट की आवश्यकता होती है वो पशु की पूरी हो जाए। और साथ ही साथ में जैसे सरसों या बिनोले की खल से बकरियों के अंदर या पशुओं के अंदर शाइनिंग बनी रहती है, जैसे आप बच्चों के अंदर देख पा रहे हैं शाइनिंग है, ये शाइनिंग बनी रहती है। यदि वो तेल नहीं रहेगा तो इनमें रूखापन अपने को दिखाई देगा। और सरसों का तेल तो नेचुरल डिवर्मिंग का काम भी करता है, यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने का काम प्राकृतिक रूप से करता है। तो दाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दाने के साथ ही साथ में कुछ एक खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो भी अपन यदि बकरियों के फीड में अपन डालते हैं तो जो मिनरल डिफिशियंसी होती है उससे बचा जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बकरियों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि प्लास्टिक खाती है, कपड़े खाती है, लोहा खाती है, ईंट बाटे खाती है। उसका मेन रीज़न ये है कि शरीर के अंदर आयरन और कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी। तो उसके लिए जो सेंधा काला नमक होता है वो बकरियों के आगे रखना चाहिए, तो उसको बकरियां चाटती रहती है, उससे शरीर के अंदर आयरन की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाती है। साथ ही साथ में अन्य जो मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और मिनरल मिक्सर 2%, जैसे आप 100 किलो दाना तैयार कर रहे हैं तो उसमें 2 किलो मिनरल मिक्सर और 2 किलो नमक, यानी 96 किलो दाना, 2 किलो नमक और 2 किलो मिनरल मिक्सर तैयार करके टोटल 1 कुंटल दाना अपने को तैयार करना चाहिए। और वो बकरियों को अपन खिलाएंगे तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। जो बकरी एक बच्चा देने वाली थी वो बकरी डबल या ट्रिपल बच्चे देगी। सर बीच में एक सवाल है मेरा भी फीड से संबंधित है कि कई जैसे अपने डेजर्ट एरिया है जहाँ पे हरे चारे की व्यवस्था नहीं है जी, तो क्या बकरियों के लिए हरा चारा इंपॉर्टेंट है या उसका ऑप्शन कोई अवेलेबल है इस चीज? हरा चारा जनरली चाहे कोई सा भी पशु हो उसके लिए आवश्यक होता है जी। यदि आपके पास हरा चारा नहीं है तो आप जैसे हमारे सेटअप के चारों साइड में आप देख सकते हैं पेड़ लगे हमने लगा रखे हैं। जैसे मोरिंगा का जो प्लांट है, जो पौधा है, मोरिंगा और सहतूत, मलबेरी और सहतूत, ये मोरिंगा आप देख सकते हैं कि एक मोरिंगा है, एक सहतूत है, फिर एक मोरिंगा है, फिर एक सहतूत है। इससे सहतूत और मोरिंगा की पत्तियों को बकरी बहुत चाव से खाती है। और मोरिंगा के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन है वो बहुत ज्यादा होता है। मोरिंगा की पत्तियां आज आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, 500 रुपए किलो ड्राई फॉर्म में मिलेगी। और जो इसकी फलियां आप पौधों पे अभी लगी हुई देखते हैं, ये 1000 रुपए किलो भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये इतनी न्यूट्रिएंट रिच होती है, कैल्शियम और आयरन इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो मोरिंगा आप लगा सकते हैं। मोरिंगा से जो हरे चारे की आवश्यकता है वो पूर्ति कर सकते हैं। यदि हरा चारा यदि पशुपालक के पास में अवेलेबल है तो वो खिलाना चाहिए, पर सर्दी के समय जब तक धूप नहीं निकले बकरी को हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। धूप निकलने के बाद, क्योंकि बकरी को ठंड ज्यादा लगती है जी। गर्मी में बकरी की कोई इश्यू नहीं है, बकरी को ठंड से बचाना है। और हरे चारे का थोड़ा सा नेचर होता है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है तो ठंड लग जाती है। तो जब तक धूप नहीं निकले तब तक बकरी को हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। ये हरा चारा खिलाना है तो सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे का टाइम है, बीच का जो टाइम है, धूप का टाइम है, इसमें आप कभी भी खिला सकते हैं। बकरी जितना हरा चारा खा पाए उतना खिला सकते हैं जी। सर एक इसी बीच के दौरान एक सवाल और आया है, आजकल हरी पत्ती का लफ्ज बड़ा यूज में आता है कि हरी पत्ती क्या मतलब आपके मतलब हरी पत्ती का क्या वैल्यू क्या है बकरियों के लिए? हरी पत्ती यानी जो खेजड़ी की पत्तियां, जो लूंग है जो लूंग अपने पूर्वज भी अपने ऊंटों को, गायों को, भैंसों को सर्दी के समय ला करके खिलाते थे। आज से 20 साल पहले की हिस्ट्री यदि अपन देखते हैं, या अभी भी राजस्थान के कुछ ऐसे गांव हैं उनमें देखते हैं कि घी जो महिलाएं घी घर में इकट्ठा करती हैं, वो एक टाइम जो लूंग की पत्तियां हैं वो उनको भैंसों को या गायों को डालना पसंद करती है। लूंग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा रहता है जी। प्रोटीन अपना जो गवार का चारा है इसमें प्रोटीन कंटेंट है वो 6 से 7% रहता है, जबकि हरी पत्ती के अंदर प्रोटीन लगभग 17 से 18% प्रोटीन रहता है। यानी गेहूं, बाजरा और मक्का की बजाय हरी पत्ती में प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन डाइट में जितना ज्यादा होगा उतनी ही, चाहे ह्यूमन में आज बड़े बड़े जो
जिम सेंटर खुले हैं, उनके सब के आगे आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन डाइट, जी प्रोटीन प्रोटीन का चार्ट बना करके देते जी हैं। जी। तो प्रोटीन बॉडी के मसल्स डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है, शरीर की स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन चारे में सबसे ज्यादा हरी पत्ती के अंदर है। उसके साथ ही साथ में उसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, फॉस्फोरस भी है, अन्य मिनरल्स भी हैं। तो हरी पत्ती का अपने आप में एक बहुत शानदार रिजल्ट है। और खास करके जो साथी मीट के लिए जिन दुम्बों को या बकरों को बकरीद के लिए जो तैयार करते हैं, वो हरी पत्ती है वो फीडिंग में खिलाते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, जो हरी पत्ती की फीडिंग पे है वो 1 क्विंटल 50-55 किलो तक के बकरे मैंने खुद मेरी आंखों से वेट किए। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा उस चीज का रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं। आज के टाइम में थोड़ी सी छोटे पशुपालक के लिए इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरे ख्याल से 20 रुपए किलो से ज्यादा उसका प्राइस है। बिल्कुल। पर यदि आप छोटे बच्चे में हरी पत्ती खिला सकते हैं, छोटे बच्चे को बहुत कम फीड की आवश्यकता होती है, तो छोटे बच्चे को हरी पत्ती खिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। या बकरी ने बच्चा दे रखा है तो उस समय अपन हरी पत्ती उसको 15 से 20 दिन तक खिलाएंगे तो उसका दूध है वो बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ है वो अपने आप आएगी। तो बकरियों के अंदर या ब्रीडिंग सेटअप के अंदर अपन थोड़ा सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हरी पत्ती का यूज है वो कर सकते हैं। रिजल्ट उसका शानदार है। हरी पत्ती आप खिलाएंगे तो आप दाने को बंद करके हरी पत्ती खिलाएंगे तो भी उसके प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक ऑप्शन है अनाज का, ऑप्शन एक अनाज के रूप में उसका ऑप्शन अपन रख सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, अपने जो कीड़ों की दवाई देते हैं जानवर को, हाँ जी, ये कब देने चाहिए? लोडेड होने के बाद देने चाहिए? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, क्योंकि भेड़ और बकरियों के अंदर बीमारियां हैं वो बहुत नुकसान पशुपालक को कर देती है। और बीमारियों से बचने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि डीवर्मिंग करना चाहिए समय समय पे। डीवर्मिंग साल में मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 4 बार। डीवर्मिंग 3 से 4 बार करना चाहिए। एक तो जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे अभी महीने पहले गर्मी से सर्दी का सीजन चेंज हुआ था, तो जब सीजन चेंज होता है फिर बारिश के सीजन से पहले, और मैं कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के समय, एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी का मतलब जब बकरी को चौथा और 5वां महीना लग जाता है, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले का जो टाइम है उस समय, यानी बच्चा देने से 50 दिन पहले डीवर्मिंग नहीं करनी चाहिए। आपको डीवर्मिंग करनी है तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उस समय आप डीवर्मिंग कर सकते हैं, या बच्चा देने के 10 दिन बाद आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। जब भी वैक्सीनेशन करवाना हो, चाहे आप ईटी की वैक्सीनेशन करवाते हैं या पीपीआर की करवाते हैं या कोई दूसरी बीमारी की वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन हमेशा डीवर्मिंग करवाने के बाद करनी चाहिए। पहले डीवर्मिंग और उसके 10 दिन बाद में वैक्सीनेशन। तो डीवर्मिंग बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। और डीवर्मिंग के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा, कभी भी सेम दवा को रिपीट नहीं करना है। जैसे इस बार अपन ने एल्बेंडाजोल काम में लिया है तो एल्बेंडाजोल अगली टाइम में नहीं लेना, अगली बार अपने को साल्ट चेंज करके डीवर्मिंग करवानी चाहिए। और नेचुरल डीवर्मिंग का एक संसाधन मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हींग। देसी हींग और सरसों का तेल यदि पशुपालक या बकरी पालक अपनी बकरी को महीने में 1 बार भी दे देता है तो वो काम डीवर्मिंग की जो एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल या जो पाइपराजिन जो भी साल्ट है उससे अच्छा रिजल्ट है। देसी हींग जो अपने आती है, छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसके यहाँ पे पेट पे बांधते हैं, उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जब बाहर से बांधने पे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं तो अंदर खिलाने से तो उसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आएगा। तो देसी हींग बकरी पालक अपने बकरियों में 5 से 7 ग्राम हींग और 15 से 20 ग्राम सरसों का तेल मिक्स करके खिला सकते हैं। हर महीने में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं आएगा, मिनिमम कॉस्ट के अंदर, और अपने को शानदार रिजल्ट है वो उससे मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर भी हमारे कोई सब्सक्राइबर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कंसल्ट करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। कोई भी साथी कभी भी किसी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाई चांस मैं फोन नहीं उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8946812157, यानी 89 468 12 157। डॉक्टर शंकरलाल खिचड़, गांव है मेरा रामगढ़, तहसील लाहौर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। मेरी पब्लिक को मैं बताना चाहूंगा, सर जी का यूट्यूब चैनल भी है खिचड़ एग्रो फार्म, उस पे सर जी नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, तो उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खिचड़ एग्रो फार्म के माध्यम से आप पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं पशुपालकों के लिए अच्छी से अच्छी